नमस्ते, राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इन कक्षा में हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी मध्य प्रदेश या अन्य राज्य की प्रतियोगी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें हिंदी भाषा पूछी जाती है, उन सभी को टारगेट लेकर मैं आपको हिंदी भाषा इसमें पढ़ा रही हूँ। तो हमने अभी तक हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई वो सब पढ़ा है। मार्केट में हिंदी साहित्य की या हिंदी भाषा की बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, तो मैं उन सभी किताबों का निचोड़ आपको इन कक्षाओं में पढ़ा रही हूँ। तो ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, आपको किसी बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रही हूँ, वो सिर्फ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ और अलग से डिटेल या अलग से कोई फालतू एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको बोरियत महसूस हो या फिर आपके उससे प्रश्न नहीं बने। मैं वही पढ़ाऊंगी जिससे आपके प्रश्न 100% बनेंगे और मैं वही फैक्ट लिख रही हूँ जिनसे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने अभी तक आपको जो पिछली कक्षाएं हुई हैं, जिन विद्यार्थियों ने मेरी हिंदी साहित्य की या हिंदी भाषा की पिछली कक्षाएं नहीं ली है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप मेरी पिछली कक्षाएं ले, ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा कि मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ। पिछली कक्षाएं लोगे तो आपकी पूरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। मैंने आपको पिछली कक्षा में हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में डिटेल से बता दिया था कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर मैंने कल आपको हिंदी भाषा के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी हिंदी कैसी है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। वो जो फारसी भाषा है वह कहाँ से आई थी? ईरानियों की भाषा थी फारसी भाषा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हिंदी शब्द है उसकी उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई थी। यानी जो ईरान लोग थे वो सिंध नदी के आसपास के क्षेत्र में लेते थे, तो उसी सिंध नदी से या उसी सिंधु क्षेत्र से हमारी हिंदी भाषा का जो शब्द है हिंदी, उसका जन्म हुआ। इसीलिए हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द कहा जाता है। इसी प्रकार सिंधु से सिंधु हुआ, फिर सिंध हुआ, फिर हिंद हुआ, ऐसे कर करके हमारी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। फिर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में 10 राज्य से जिनकी राजकीय भाषा हिंदी है। उसके बाद मैंने आपको हिंदी की उपबोलियां और बोलियों के बारे में बताया था कि हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अब हम आज हिंदी की उपबोलियां और उपभाषाओं के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया है उनसे 100% आपकी हर परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। इस चार्ट से आपके कंफर्म है कि आप नेट की सेट या किसी भी परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है पेपर दोगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस चार्ट से पूछे ही जाएंगे आपके। तो मैं आपको डिटेल से अच्छे से इस चार्ट के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने चार्ट बनाया है आपको वैसे ही हिंदी की बोलियां और उपभाषाओं का चार्ट बनाना है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज हिंदी की उपभाषाएं हैं और बोलियां कि हमारी हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। हमने जब हिंदी की उत्पत्ति देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, फिर वैदिक लौकिक संस्कृत, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा के बाद हमारी हिंदी आधुनिक हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो हिंदी अपभ्रंश की ही अपभ्रंश के बाद ही हिंदी भाषा आई। तो अपभ्रंश की कितनी 3 शाखाएं हैं और इन्हीं 3 शाखाओं की 5 उपभाषाएं हैं और इन्हीं 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं। तो हम इन 18 बोलियों का चार्ट से समझेंगे, फिर हम प्रतिदिन एक एक बोली को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने चार्ट बनाया आपको वैसा चार्ट हूबहू बनाना है। एक नए पेज पे आप नोट करें और जो बीच बीच में मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी तो आपको पॉइंट भी नोट करने हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपभ्रंश। अपभ्रंश की कितनी शाखाएं हैं? एक है शेरशेनी अपभ्रंश, दूसरी है मागधी अपभ्रंश और तीसरी क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अब शेरशेनी अपभ्रंश में पहले आप मैं इसका कॉलम बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मिक्स ना हो सारी बोलियां और उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी कि ये पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी, ये राजस्थानी में आ जाएगी, ये हमारी पहाड़ी हिंदी में आ जाएगी, ये हमारी बिहारी हिंदी में आ जाएगी और ये हमारी पूर्वी हिंदी में आ जाएगी। ये मैंने चार्ट बना दिया है। तो अब अच्छे से स्केल से इस चार्ट को अच्छे से बनाएं। अब सबसे पहले आती है हमारा शेरशेनी अपभ्रंश। शेरशेनी अपभ्रंश के अंदर कितनी आती है?
3 उपभाषा आती है, हमारे 5 उपभाषाएं हैं, पहली, दूसरी, ये तीसरी, चौथी और 5वीं। कितनी उपभाषाएं हो गई हमारी? 5 उपभाषाएं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब ये जो उपभाषाएं हैं इनकी भी अंदर बोलियां दी हुई है। तो हमारी कितनी उपभाषाएं? हमारी 5 उपभाषाएं हैं और हमारी 18 बोलियां हैं। और अपभ्रंश की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। तो पश्चिमी हिंदी किसमें आती है? शेरशानी अपभ्रंश से। अब शेरशानी अपभ्रंश में 3 उपभाषाएं आती हैं। पहली आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी आती है शेरशानी अपभ्रंश में, राजस्थानी भी आती है शेरशानी अपभ्रंश में और पहाड़ी हिंदी भी आती है हमारी शेरशानी अपभ्रंश में। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियां आती है? हमारी 6 बोलियां आती है पश्चिमी हिंदी में। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है? एक आती है हरियाणी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, निमाड़ी और ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी में आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी बोलियां आती हैं? हरियाणी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, निमाड़ी, ब्रजभाषा। सबसे ज्यादा पूछा था है खड़ी भाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली किस उपभाषा में आती है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आती है। किस में आती है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आती है। पश्चिमी हिंदी किसमें? शेरशानी। अब ये भी पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? शेरशानी अपभ्रंश से, मागधी से, अर्धमागधी से। तो खड़ी बोली का जन्म शेरशानी अपभ्रंश शाखा से हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी उपशाखा में आती है। उसके बाद हमारी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी की तो वैसे भी राम सरल ही, आप ऐसे भी बता पाओगे कि मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र भी राजस्थान में है। जयपुर राजस्थान में आता है तो जयपुरी। मेवात क्षेत्र राजस्थान में, तो मेवाती और मालवा राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, जो हमारी मालवी बोली जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, इसका जन्म भी राजस्थानी से ही हुआ है। तो जो मालवा का पठार है, यह जब मध्य प्रदेश या जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, तब जो मालवा का पठार था वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया और मालवा के पठार में मालवी बोली बोली जाती है। तो जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि मालवी बोली का जन्म कहाँ हुआ है, तो हमें मध्य प्रदेश नहीं लगाना है। मालवी बोली का जन्म राजस्थान से हुआ है, या राजस्थान की बोली है। तो राजस्थानी हिंदी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढूंढानी। ये आपको नोट करना है। ढूंढान प्रदेश जयपुर को ही कहा जाता है, जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है। तो राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मालवी पे स्टार लगाना है, मालवी पे कंफ्यूजन नहीं होनी है ना। उसके बाद शेरशानी अपभ्रंश की तीसरी उपभाषा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी में हिंदी में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। जो गढ़वाल और जो कुमाऊनी यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र, जो गढ़वाल यानी कि जो गडरियार होते हैं, उनकी जो बोली होती है वो गढ़वाली होती है, इसलिए इसे गडरिया से इस बोली का नाम गढ़वाली रख दिया गया। तो कुमाऊनी और गढ़वाली किस में आती है? पहाड़ी हिंदी में आती है। और पहाड़ी हिंदी किस शाखा में आती है? शेरशानी अपभ्रंश में आती है। तो शेरशानी में क्या क्या आती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी। राजस्थानी पहाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी पहाड़ी आती है शेरशानी अपभ्रंश में। अब हम देखते हैं मागधी अपभ्रंश। क्या है मागधी अपभ्रंश? मागधी अपभ्रंश में सिर्फ एक ही उपभाषा है, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी किसमें आती है? मागधी अपभ्रंश में। अब बिहारी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली किसमें आती है? बिहारी हिंदी में। क्या क्या आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी और मागधी अपभ्रंश में। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी, मागधी अपभ्रंश। उसके बाद है अर्धमागधी। मागधी फिर अर्धमागधी। अर्धमागधी किसमें आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी में। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, शेरशानी पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, शेरशानी पश्चिमी हिंदी। तो अर्धमागधी किसमें आती है? पूर्वी हिंदी में। ऐसे रटना पड़ेगा तो ये बोलियां उपशाखा याद होगी, तभी आप याद कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन होके भूल जाओगे।
सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न पूर्वी हिंदी से ही, है ना, क्योंकि पूर्वी हिंदी से सबसे ज्यादा मैंने प्रश्न देखे नेट सेट, क्योंकि मैंने खुद प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट और सेट दोनों एग्जाम बहुत कम समय में क्वालिफाई करी हुई है हिंदी साहित्य से। तो मुझे पता है कि कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये हमें याद होना चाहिए। पढ़ा तो सब रहे हैं, मार्केट में कितनी कोचिंगें चल रही, कितनी बुक्स आ रही है ढेरों, पर मैं आपको वो ही पढ़ाऊंगी जो आपके लिए लाभदायक है। इसलिए छोड़ना हमें आना चाहिए, पढ़ना सबको आता है पर क्या छोड़ना है वो हमें आना चाहिए। छोड़ना वो जहां से परीक्षा में कभी प्रश्न पूछे ही नहीं गए तो हम वो क्यों याद करें, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। तो हम सिर्फ वो ही याद करेंगे जो जहां से हमारे परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो मैं आपको वो ही पढ़ाऊंगी जहां से प्रश्न बनेंगे, मैं फालतू बकवास चीजें आपको नहीं पढ़ाऊंगी। तो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं पूर्वी हिंदी से। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी किस शाखा में आते हैं? पूर्वी हिंदी में। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश पूछा जाएगा। अवधि किस अपभ्रंश की भाषा है? अर्धमागधी अपभ्रंश की। बघेली अर्धमागधी की, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी की। प्रश्न आएगा कि पूर्वी हिंदी में या पूर्वी उपभाषा में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तीनों नहीं का हमें ध्यान रखना, तीन ऑप्शन आएंगे, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, एक दे दिया जाएगा मैथिली। तो हमें याद है कि मैथिली बिहारी हिंदी की में आता है, तो मैथिली को कृष्ण को वहां से टिक कर देंगे। ये हम तभी लगा पाएंगे जब हमें बोलियां और उपभाषाएं याद होगी, कौन सी बोली किस उपभाषा में आती है। तो हमें याद करना है इस चार्ट से। ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया कि आप आराम से एक ही बार में इनको रिवीजन कर ले, चार्ट से आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि फैक्चुअल या फैक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ सिर्फ आपके वन लाइनर पूछे जाएंगे, भले नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या वर्ग एक वर्ग तो हो, यहाँ से सिर्फ आपके वन लाइनर ही पूछे जाता है कि कौन सी बोली किस उपशाखा में आती है या किस उपशाखा की बोली कौन सी है। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। कितनी उपबोलियां, कितनी उपभाषाएं हमारी? 5। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी। शेषिनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश की 3 शाखाएं हैं। पश्चिमी हिंदी में आती है हरियाणी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, निमाड़ी, ब्रजभाषा। हरियाणी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, निमाड़ी, ब्रजभाषा आती है पश्चिमी हिंदी में। फिर राजस्थानी में आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी और जयपुरी को ढूंढानी भी कहा जाता है। ये आते हैं हमारी राजस्थानी उपभाषा में। फिर है पहाड़ी हिंदी। कुमाऊनी और गढ़वाली नाम थोड़े अटपटे से हैं, तो पहाड़ से हमें याद आ जाए कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ डगमग डगमग या गड़बड़ होती है पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कुमाऊनी और गढ़वाली पहाड़ी हिंदी में आती है। फिर बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है बिहारी हिंदी में। क्या क्या आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी हिंदी। फिर अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, जिसमें आती है अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तीनों पर स्टार लगाओ, इनसे ढेरों प्रश्न, ज्यादातर प्रश्न इसी डायग्राम से पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी आती है अर्धमागधी में, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये मैंने आपको बोलियां और उपशाखाएं अच्छे से डिटेल में बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाकर एक ही बोर्ड पर मैंने आपको, यहाँ से लगभग 10 प्रश्न बनते हैं। अगर आपके कोई यहाँ से बनाना चाहे तो आप एक ही पेज पे से नोट करें, आसानी से आपको एक ही जगह चीजें याद हो जाएगी। अगर मैं अलग अलग लिखा थी तो आपको याद नहीं होती, इसलिए मैंने एक ही चार्ट पे, क्योंकि मैंने खुद ने चार्ट बनाकर इसको याद करा था। चार्ट आप बना ले, किसी दीवार पे लगा दे, ताकि आप आते जाते डेली इस चार्ट को देखते रहे। दिन में आपको एक बार इस चार्ट को रिवाइज जरूर करना है, तभी आपको ये चीजें याद रहेगी, नहीं तो आप भूल जाओगे ना। मैं आपको हिंदी ऐसे पढ़ा रही हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार नेट, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी प्रतियोगी परीक्षा है वर्ग 1 वर्ग 2 हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, या जो जिसमें हिंदी भाषा पूछी जाती है, पहली बार साहित्य को डीप से या हिंदी भाषा को डीप से पढ़ रहा है, तो उस विद्यार्थी को पहली बार में समझ में आ जाए, वो डरे नहीं, घबराए नहीं। मैं जो पढ़ाऊंगी वहां से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगी जहां से प्रश्न बनते। तो ये क्लासें उन सभी विद्यार्थियों को पहुंचाएं जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं और पढ़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं।
तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने साथियों तक ये क्लास पहुंचाएं, अच्छे से पढ़े, पॉजिटिव रहे, तो आपको याद होगा। अच्छी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा। अब मैं अलग हटती हूँ, तो आप आराम से इस पूरे चार्ट को अपने कॉपी में उतार ले। जहां मैंने स्टार लगा, आपको स्टार लगाना है और अच्छे से पढ़ना और डेली क्लासें लेनी। और जिन विद्यार्थी आज की जिनकी जो ये पहली क्लास ले रहे हैं, पीछे मैंने सारी कक्षाएं डाली हुई हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बाकी की पिछली जितनी भी कक्षाएं उनकी लिंक डाल दूंगी, तो आप देखिए। साथ ही साथ मैं इसी चैनल पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी पढ़ा रही हूँ। तो जो विद्यार्थी एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी या एमपीएसआई की, या पटवारी की, या एमपी कांस्टेबल की, व्यापम की, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी के लिए मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपको बिल्कुल ट्रिक से, बेसिक से और बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ा रही हूँ। तो आप वो क्लासें भी जरूर ले, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो हमें हमारे सब्जेक्ट में पकड़ के साथ साथ हमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, क्योंकि जो एमपीपीएससी की परीक्षा होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, जो अपने हिंदी साहित्य के विद्यार्थी सब्जेक्ट पे पकड़ तो उनकी बहुत अच्छी होती है, पर जो फर्स्ट पेपर होता है सामान्य ज्ञान का, वो उनका कमजोर रह जाता है, क्योंकि 50 नंबर का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान उसमें पूछा जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप साथ साथ में एमपी जीके भी पढ़े। मैं बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, जो विद्यार्थी नए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद। अब आप इसे नोट कर लीजिए।